हेलो एवरीवन, सर्किट थ्योरी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर है और उसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन करने का सही तरीका ये है कि आप पहले उसको पॉज करें, आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। और क्वेश्चन के आसपास जितने भी चीज़ें होती है, मतलब जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके आसपास, वो हम सब आपको बताएंगे। जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। An AC source is applied to a pure inductive circuit. What is the active power consumed by the circuit? ठीक है। एक तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब हुआ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो जीरो है। ऐसे सिर्फ इंडक्टिव सर्किट रहा या फिर आरएल सर्किट रहता उसमें रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू होता। क्वेश्चन में पूछा गया पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम सिर्फ रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस जो है वो पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, ऐसा ये सब आप जानते हैं, पहले भी लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करता, पावर स्टोर करता है, फिर पावर डिसिपेट करता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सिंस यहाँ प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो सिर्फ प्योर इंडक्टिव सर्किट है। सपोज यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से बाई 90 डिग्री। ठीक है, करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री। ये हुआ प्योर इंडक्टिव सर्किट। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आप बेसिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव पावर का वी आई कॉस फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पे 90 है क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल क्या है वो फाई इक्वल टू 90 डिग्री है ना। तो वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जो होता है जीरो होता है, तो ये एक्टिव पावर यहाँ पे जीरो आ गया। तो एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट क्या हुआ प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में, जीरो। ठीक है, ये वी आई क्या है, ये पावर का फॉर्मूला होता है वी आई हाफ एल आई स्क्वायर। क्या है, इंडक्टर के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, पावर का ये जो वैल्यू है एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, प्योर इंडक्टिव केस था तो जीरो हुआ। अगर यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी होता तो उसमें भी जीरो होता। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है, करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करता है, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है, ये आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री लैग कर रहा है तो इसमें भी पावर कंज्यूम जीरो आएगा क्योंकि वी आई कॉस फाई, फाई यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे भी एक्टिव पावर जीरो। एक्टिव पावर का फॉर्मूला हुआ वी आई कॉस फाई, इसका यूनिट वॉट होता है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई, इसका यूनिट वी ए आर होता है या फिर के वी आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या फिर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, ये पहली चीज हुई। और इंडक्टेंस के केस में एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर हुआ और कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। वी यहाँ पे वोल्टेज है, सी कैपेसिटेंस है, सी का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखनी है, किसी ना किसी क्वेश्चन में हर किसी का यूज आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन एन आर एल सीरीज सर्किट। ठीक है, आर एल सीरीज सर्किट एक आर एल सीरीज सर्किट है। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट विल इंक्रीज इफ, राइट। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई। जो लास्ट क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल था वो फाई हुआ। ये पहले वाले क्लास में डिस्कस किए कि जब आर एल सीरीज सर्किट होगा तो यहाँ पे tan फाई का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, इसको एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, राइट। तो फाई मतलब tan फाई हो गया एक्स ओमेगा एल अपॉन आर। क्वेश्चन में दे रखा है फेज डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज करंट इफ विल इंक्रीज इफ एक्सएल इज इंक्रीज, आर इज इंक्रीज, एक्सएल इज डिक्रीज, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के, एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अच्छा डायरेक्ट एक्सएल ही दे रखा है, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर हुआ। एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ जाएगा। अगर एक्सएल का वैल्यू इस फॉर्मूले से tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, इफ एक्सएल अगर इंक्रीज करता है तो tan फाई बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा फाई भी बढ़ जाएगा, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला आप एंगल के बेसिस पे देखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। तो ये क्या होता है 0, 1/√3, 1√3, ये इसको इन्फिनाइट बोलते हैं या फिर नॉट डिफाइन जो भी है। जैसे जैसे फाई का एंगल बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, 0, 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर √3। ठीक है,
यहाँ पे एक्सेल का वैल्यू पड़ रहा है तो tan 5 पड़ रहा है, tan 5 पड़ रहा है तो 5 पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट विल इंक्रीज इफ एक्सेल इंक्रीज। ये ऑप्शन सही है ना। देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, आर इज इंक्रीज। अगर आर को बढ़ाएंगे तो tan 5 घट जाएगा तो 5 भी घट जाएगा। एक्सेल इज डिक्रीज, एक्सेल को अगर घटाएंगे तो tan 5 घट जाएगा तो 5 भी घट जाएगा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देखिए ये क्या है, tan इनवर्स 2 पाई एफ एल, ओमेगा एल क्या होता है 2 पाई एफ एल अपॉन आर। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को अगर घटाएंगे तो ये पूरा टर्म घट जाएगा तो यहाँ से 5 भी घट जाएगा, राइट। सारा ऑप्शन मैंने समझा दिया। तो इस क्वेश्चन में सिंपल एक्सेल का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ पूछा जाता है। कभी आपसे रेजिस्टेंस वैरी करके पूछ लिया, कभी फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकता है। तो बस अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसी हिसाब से बस आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, ससेप्टेंस क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन एडमिटेंस। ठीक है, ठीक है। ससेप्टेंस का ये फॉर्मूला हुआ। एडमिटेंस क्या होता है, y इक्वल टू जी प्लस जे बी, राइट। नहीं सॉरी, ससेप्टेंस ये नहीं होता। ससेप्टेंस होता है 1 अपॉन रिएक्टेंस, जिसको x बोलते हैं, है ना। एडमिटेंस का उल्टा इम्पिडेंस होता है। ठीक है, ये हमारा एडमिटेंस है, y एडमिटेंस, ये रिएक्टेंस अलग चीज हो गया। ठीक है, फाइंड द टोटल ससेप्टेंस पूछा गया है, राइट। ये हमारा एडमिटेंस का फॉर्मूला हुआ y इक्वल टू जी प्लस जे बी। जी यहाँ पे कंडक्टेंस है और b यहाँ पे ससेप्टेंस है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम लोग इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालते हैं। y पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस निकालेंगे। ये दो पैरेलल सर्किट है, एक का Z1 क्या है, Z1, इसका इम्पिडेंस क्या है 3 प्लस J4, और जो सेकंड पाथ है उसका जो इम्पिडेंस है वो है 5 माइनस J10। ठीक है, ये डायरेक्ट ओम में दे रखा है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल ससेप्टेंस पूछा है, राइट। अब यहाँ से पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2। y1 क्या होगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। y1 y2 एडमिटेंस है दोनों पाथ का। एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 3 प्लस J4 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस J10। इसको जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस J4 अपॉन 25 होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस J10 अपॉन कितना होगा 125। ये आप सॉल्व करके देख लेंगे अच्छे से। ये आप जो सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने में, 0.16 माइनस J 0.08, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लग जाएगा। इसको 3/25 और 5/25 है ना, इसको बस ऐड करना है और ये आ जाएगा इतना वैल्यू। मैंने आपको बताया कि y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है g प्लस जे बी। ठीक है, तो ये हो गया g प्लस जे बी। ये यहाँ पे क्या होगा, g क्या होता है कंडक्टेंस। क्वेश्चन में अगर कंडक्टेंस पूछा जाता है आपसे तो आंसर होता है 0.06, सॉरी 0.16। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मो, ओम का उल्टा। ठीक है, जेड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है आर प्लस जे एक्स। ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ रिएक्टेंस, ये हुआ इम्पिडेंस। तीनों का यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक, यहाँ पे जो है y प्लस वाई इक्वल टू जी प्लस जे बी, ये हुआ एडमिटेंस, जी हुआ कंडक्टेंस, ये हुआ ससेप्टेंस। तीनों का यूनिट यहाँ पे क्या होता है, मो या फिर सीमेंस। आपको एस लिखा कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी का जो वैल्यू है ये हुआ 0.08। दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू है 0.08। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। 0.0 आ गया, जी पर जी बी, बस पूरे सर्किट का एडमिटेंस लिखना था, उसको वैल्यू से कंपेयर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन अ सीरीज RLC सर्किट इज affected by the value of RCL। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, सीरीज RLC सर्किट है, इसमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया। एट रेजोनेंस क्या होता है,
इस सर्किट का जो है ना इम्पोर्टेंस अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, तो जेड इक्वल टू यहाँ से आर आ गया। ठीक है, करंट का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन जेड। यहाँ पे सपोज यहाँ वोल्टेज वी सप्लाई है, ये क्या हो गया, वी अपॉन आर। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे, क्योंकि क्वेश्चन में रेजोनेंस कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है जेड का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, सिंस आर मिनिमम है तो करंट का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि रेजोनेंस कंडीशन पे इंपेडेंस का वैल्यू सीरीज रेजोनेंस में है ना, क्वेश्चन में सीरीज दे रखा है। सीरीज रेजोनेंस के केस में इंपेडेंस का वैल्यू मिनिमम, करंट का वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, ये अभी और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, आर। एल और सी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, वीएम। वोल्टेज पीक वैल्यू वीएम है, मैक्सिमम वोल्टेज या फिर पीक वोल्टेज। विच वेव फॉर्म विल हैव द लीस्ट आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पहले आरएमएस वैल्यू सबका लिख लेते हैं। ए क्या साइन है ना, तो इस केस में वी आरएमएस क्या होगा, वी मैक्सिमम बाई रूट टू। सेकेंड क्या है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के केस में वी आर एम एस क्या होता है, वो होता है वी एम बाई रूट थ्री। और थर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर में वी आर एम एस एवरेज सब वी मैक्सिमम के बराबर ही होता है। स्क्वायर के केस में वी आर एम एस वी मैक्सिमम के बराबर होता है, वी एवरेज सब सेम होता है, इसीलिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आर एम एस अपॉन एवरेज, और पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम अपॉन आर एम एस। ठीक है, मैंने बताया पहले क्लास में आपको, फॉर्म फैक्टर आर एम एस अपॉन एवरेज और पीक फैक्टर मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आरएमएस का वैल्यू सेम है स्क्वायर वेव में, तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों याद रखें, दोनों का वैल्यू 1 होता है स्क्वायर के केस में, स्क्वायर वेव के केस में। ठीक है, बाकी इन लोगों का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वेव फॉर्म लीस्ट आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सबसे कम किसका है, तो इसका तो वीएम हो गया आरएमएस वैल्यू, इन दोनों क्या आएगा, मीन्स जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो वैल्यू कम होगा ना। ये रूट टू क्या हुआ 1.414 होता है और ये क्या होता है 1.732, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब कुछ ज्यादा से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो ट्रायंगुलर वेव का होगा। ठीक है, हाँ, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसका वैल्यू कम आएगा ओवरऑल आरएमएस वैल्यू। तो किस इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, विच वेव फॉर्म विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू, तो इसका ट्रायंगुलर वेव आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीएम से 1.732 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 1.414 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर मैंने बता दिया यहाँ पे, तो ये ट्रायंगुलर वेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस द इम्पीडेंस विल बी। ठीक है, तो फिर से दोबारा यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, इस सवाल में मैंने बताया ना, आरएलसी सर्किट में ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला हुआ, रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ, तो जेड इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, तो जेड इक्वल टू आर हो गया, एक्सएल एक्सी तो कट गया, तो जो इम्पीडेंस का वैल्यू है ये होता है मिनिमम। ठीक है, इन आरएलसी सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस द इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। ठीक है, इम्पीडेंस सिर्फ जेड के बराबर होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ना कुछ ऐड हो रहा है, ये वैल्यू पूरा कट गया, कुछ भी ऐड होगा ना तो आर में ऐड होगा तो वैल्यू ज़्यादा ही होगा, बट ये पूरा जीरो हो गया तो सिर्फ आर बचा, तो ये वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछता है करंट का क्या वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। ठीक है, इस फॉर्मूले से एक चीज़ और अभी यहाँ पे याद आ गया, अगर पूरे सर्किट में किसी नॉर्मल सर्किट में आर एल आर एस सी का वैल्यू दिया हो रहा है ना, अगर एक्सएल का वैल्यू जो है वो एक्सी से ज़्यादा हो जाता है, ये कुछ एग्जाम में आपसे अलग अलग डेटा दे रखता है, एल और सी का कुछ वैल्यू दिया रहता है, आर एस सी सर्किट में वो रेजोनेंस कंडीशन नहीं होता है, आपसे पूछा जाएगा सर्किट कैसा बिहेव करेगा, मतलब इंडक्टिव सर्किट है या फिर ये ओवरऑल कैपेसिटिव सर्किट है, तो आपको एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकालना है। अगर एक्सएल का वैल्यू एक्सी से बड़ा हो गया तो ये हमारा इंडक्टिव सर्किट हो गया, और अगर एक्सी का वैल्यू एक्सएल से बड़ा हो गया
XC का वैल्यू XL से बड़ा हो गया, ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द AC circuit as shown in the below, if the RMS voltage across the resistor is 120 volt, what is the value of inductor? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैं भी क्लिक नहीं करेगा कैसे करना। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दे रखा है ना, ये रजिस्टर कितना 1 किलो ओम। पहले हम करंट निकालते हैं, ये जो पूरा लूप है ना इसमें तो सारा सीरीज में पाता है, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, एक इसके अक्रॉस वोल्टेज 120 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा I 120 अपॉन 1 किलो, मतलब 1 इंटू 10 पर माइनस 1 इंटू 10 पावर 3, ये आ गया 120 मिली एम्पियर। ठीक है, ये कितना होगा 0.12 एम्पियर। ठीक है, 0.12 एम्पियर करंट आ गया। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना V इक्वल टू, ये जो वैल्यू होता है ना V इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM कितना है 150√2, RMS वैल्यू क्या होगा VM/√2, ये कितना आ गया 150 वोल्ट। किसी भी क्वेश्चन में या फिर पावर सिस्टम का हो या फिर सर्किट थ्योरी का हो, मेजरमेंट का हो, जो भी वैल्यू कैलकुलेशन होता है या फिर अनलेस एंड अनटिल वो मेंशन नहीं कर रखा है एवरेज वैल्यू, तो आप जो भी वोल्टेज करंट ये सब कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा RMS वैल्यू में ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट का वैल्यू लिख देंगे 150√2 बट कुछ समथिंग, नहीं, आपको पहले RMS वैल्यू निकालना पड़ेगा। AC सर्किट में हमेशा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे RMS वैल्यू 150 वोल्ट आ गया। अब आप समझिए यहाँ पे ये एक सीरीज RL सर्किट है, इसे मैंने बताया था 2 क्लास पहले कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस के वोल्टेज का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये RL सर्किट सीरीज में ऐसा होता है। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला, ओवरऑल वोल्टेज 150 दे रखा है और स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है 120 स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ठीक है, 120 और 150 देख के तुरंत दिमाग में 90 आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ से जो VL का वैल्यू है वो 90 वोल्ट हो गया। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो 90 वोल्ट आ गया। पूछा है मेरे से, इंडक्टर का वैल्यू पूछा है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है IXL होता है, I ओमेगा L। ठीक है, वोल्टेज 90 हो गया, करंट का वैल्यू निकाल लिए हैं 0.12, ओमेगा का वैल्यू इस यहाँ से आप कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना 500 है और यहाँ पे L आ गया, बस L वेरिएबल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L का वैल्यू आएगा 1.5 हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, 1.5 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ठीक है, ये टर्म मैंने अभी तक नहीं बताया। सेलेक्टिविटी क्या होता है, बैंडविड्थ टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नहीं ये तो नहीं होता। रेशियो फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, पहले यहाँ पे लिख देते हैं ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेलेक्टिविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इसको रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बात यहाँ पर रेजोनेंस की हो रही है, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। ठीक है, सेलेक्टिविटी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, F0 अपॉन बैंडविड्थ क्या होता है F2 माइनस F1, मैंने बताया था आपको। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में सर्किट बहुत अच्छे से इफिशिएंटली वर्क करता है। कोशिश की जाती है सर्किट, मतलब किसी प्रैक्टिकल सर्किट अगर हम डिजाइन करते हैं तो कोशिश की जाती है सर्किट उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में ही ऑपरेट करे। ठीक है, तो बैंडविड्थ वही रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ये हमारा F1 F2 को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, F2 हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दोनों फ्रीक्वेंसी पे करंट का जो वैल्यू है वो करंट मैक्सिमम करंट के अपॉन √2 होता है और पावर का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ होता है। ये सब मैंने पहले बता रखा है, अभी फिर से सब बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप पहले का लेक्चर देखिएगा, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ सेलेक्टिविटी का, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। डिफाइंड रेशियो ऑफ लोअर कट ऑफ टू अपर, ये तो कोई मतलब नहीं बनता, अपर कट ऑफ टू लोअर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बैंडविड्थ टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कुछ। तो इसका वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये सही है सेलेक्टिविटी। बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सीरीज सर्किट में क्या होता है 1/√L/C।
सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, 1/r को r, L/c को c/l। ठीक है, सारा कुछ याद होना चाहिए। यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना, एक लाइन लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि F1 और F2 के केस, जब फ्रीक्वेंसी F1 या फिर F2 है तो उस केस में जो करंट का जो वैल्यू होता है वो होता है I मैक्सिमम अपॉन √2, और जो पावर का वैल्यू होता है वो होता है P मैक्सिमम बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेजर वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस अ लोड एलिमेंट आर 100 एंगल 45 डिग्री एंड 5 एंगल 15 डिग्री एम्पियर, डिटरमाइन द एडमिटेंस एंड इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ द लोड। ठीक है, इम्पिडेंस पूछा गया, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज क्वेश्चन में दे रखा है 100 एंगल 45 डिग्री अपॉन 5 एंगल 15 डिग्री। ठीक है, जो नॉर्मल डिवाइड करना है वो नॉर्मल डिवाइड करेंगे, जो हम लोग डिवाइड करते हैं 100/5 हो गया 20, और जो एंगल है डिवाइड का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना में, है ना, मतलब घटा देंगे। अगर ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना तो उसको जोड़ देते हैं, और अगर भागा में है तो घटा देंगे। 45 माइनस 15 30। इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, राइट। ये हो गया 20 डिग्री 20 एंगल 30 डिग्री ओम। क्वेश्चन में एडमिटेंस पूछा गया, एडमिटेंस क्या होता है 1 अपॉन इम्पिडेंस, तो 1 अपॉन 20 एंगल 30 डिग्री। 1 अपॉन 20 क्या होगा 0.05, और 1 अपॉन 30 एंगल में घटा देना है, तो 1 माइनस 30 कितना हो -30 डिग्री। ऊपर में कुछ नहीं है मतलब एंगल 0 डिग्री है, 0 माइनस 30 -30 सीमेंस एस, है ना। जेड का वैल्यू 20 एंगल 30, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी समय तो माइनस है, अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, मैंने बताया आपको। 20 एंगल 30 डिग्री, वाई का 0.05 एंगल -30 डिग्री सीमेंस। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। वाई का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड J इक्वल टू J प्लस GB, ये कंडक्टेंस है, ये ससेप्टेंस है, ये इम्पिडेंस हुआ। Z इक्वल टू R प्लस JX, ये रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कुछ भी हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट रिप्रेजेंट द रियल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम बताया ना कि आपको कोई भी फॉर्मूला में किसी भी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमेशा आप RMS वैल्यू लेते हैं, तो इसका आंसर RMS वैल्यू होगा। कोई भी आपको फॉर्मूला किसी भी, सपोज 3 फेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर 3 फेज हम लोग जब पावर सिस्टम में पढ़ते हैं ना, तो जो वोल्टेज लाइन टू लाइन होता है तो सब जगह RMS वैल्यू का ही यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तो रियल मैग्नीट्यूड क्या है, RMS वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो तो आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू, बट कुछ नहीं मेंशन कर रखा है। आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो रियल वैल्यू होता है और वो RMS वैल्यू के थ्रू ही आता है। ठीक है, विच सर्किट विल नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट क्या होता है, किस ट्रांजिएंट सर्किट में ट्रांजिएंट अकर ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, सर्किट में जो भी ट्रांजिएंट आता है वो सिर्फ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि वो पावर को, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर रिलीज करता है ना, स्टोर करता है, फिर डिसिपेट करता है। तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है हमारे सर्किट में, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया विल नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट, RL सर्किट तो होगा नहीं, इसमें इंडक्टेंस है तो ट्रांजिएंट प्रोड्यूस करेगा। लीनियर सर्किट, लीनियर का तो कुछ भी मतलब नहीं है। RLC सर्किट, इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है। ये है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो इसका ये आंसर होगा। रेजिस्टेंस जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे कोई भी ट्रांजिएंस प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिख रखा है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बेसिकली ट्रांजिएंट फ्री बोलते हैं, उसका एक टर्म बोला जाता है ट्रांजिएंट फ्री। ठीक है, तो ट्रांजिएंट सिर्फ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है L और C के केस में। यहाँ से दो चीज़ बता देते हैं, अगर DC सप्लाई देंगे इंडक्टर में तो इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसमें अगर DC सप्लाई दिया हुआ है तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट। वोल्टेज और करंट का रिलेशन इंडक्टर में क्या होता है, LdI/dt, V इक्वल टू LdI/dt, और कैपेसिटर में I इक्वल टू CdV/dt। ठीक है, यहाँ पे आप इतना चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप का था इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में रखा है। ठीक है,
द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज, इसका तो फॉर्मूला होता है ना टाउ इक्वल टू आरसी, ये आप जानते होंगे। तो इसका ये आंसर हो गया, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट आरसी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, मतलब हम लोग मेजर करते हैं कि कैपेसिटर जो है कितना क्विकली चार्ज हो सकता है या फिर डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, यही हो बेसिकली टाइम कांस्टेंट है। मतलब इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हाउ क्विकली कैपेसिटर चार्जेज और डिस्चार्जेज। ठीक है, ये बस याद रख समझने के लिए है कि कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होगा या कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा या देर लगेगा, जो भी है मतलब वही टाइम कांस्टेंट है, उसी टाइम कांस्टेंट को चार्ज या डिस्चार्ज बोला जाएगा, है ना। एक टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वन टाइम कांस्टेंट, ये सपोज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन वाइज स्टेटमेंट दिया रहता है, परसेंट का वैल्यू चेंज किया रहता है। वन टाइम कांस्टेंट मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कैपेसिटर चार्जेज टू 63.2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि एक टाइम कांस्टेंट का मतलब कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के 63.2% तक चार्ज हो गया, राइट। या फिर इसका एक और मतलब है और डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्जेस टू यहाँ पे अबाउट लिखेंगे, उस वैल्यू तक चला जाता है ये डिस्चार्ज अबाउट 36.8% ऑफ इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटर अपने सप्लाई वोल्टेज के 63% पे अगर चार्ज होगा तो ये वन टाइम कांस्टेंट हुआ, और इनिशियल वोल्टेज के डिस्चार्ज अगर हो गया 63.8% तक तो ये हो गया वन टाइम कांस्टेंट। ये इसका मतलब है। एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट देकर के सही है गलत है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ सही गलत है। ठीक है, ओके। और अगर फुल चार्ज का मतलब पूछेगा, ये इसका न्यूमेरिकल शायद आगे होगा किसी क्वेश्चन में, फुल चार्ज का मतलब पूछते हैं आपसे, है ना। फुल चार्ज तो ये होता है 5 टाइम कांस्टेंट, मतलब 5 टाउ, वो उस वैल्यू पे मतलब एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% तक सप्लाई वोल्टेज चला गया, वो सप्लाई वोल्टेज के इतना परसेंट तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, बट फुल चार्ज होने में उसको 5 टाइम कांस्टेंट लग गया, 5 टाउ, राइट। आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है ना, लार्जर टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तभी तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो एक इसका ये भी मतलब है कि अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है उसका मतलब है कि चार्ज और डिस्चार्ज का जो रेट है वो स्लो है। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट अगर कम है तो जल्दी चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज होगा, फास्टर चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ याद रखेंगे। ओके, ये 5 टाउ को जो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे, मतलब इसका मतलब है फुल चार्ज, राइट। तो यहाँ पे इतनी चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे फुल चार्ज का मतलब 5 टाउ है, 5 टाइम क्वेश्चन है, फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आरसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द ट्रांजिएंट टाइम इन सेकंड ऑफ आरसी सर्किट व्हेन द कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है 4 मिली फैरेड, 4 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस दे रखा है 6 किलो ओम, 6 किलो। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी होता है 6 × 10⁻³ × 4 × 10⁻³। ये तो ये कट गया, ये कितना आया, कट गया, ये आया 24, राइट। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका आंसर हो गया 24। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे सब कुछ। ये सारा स्टेटमेंट याद होना चाहिए किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। और लार्जर टाइम कांस्टेंट मतलब स्लोअर चार्ज, और लोअर टाइम कांस्टेंट मतलब फास्टर चार्ज डिस्चार्ज, राइट। ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। ये सब कुछ हो गया, हाँ, इसका 24 सेकंड आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम इन सेकंड टेकन बाय सीरीज आरएल सर्किट हैविंग इंडक्टेंस। यहाँ पे एल का जो फॉर्म वैल्यू दे रखा है ये क्या है, 0.6, रेजिस्टेंस 30 ओम टू रीच ए स्टेडी स्टेट वैल्यू। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 दे रखा है, इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है 2 हेनरी, सीरीज आरएल सर्किट है, देन द टाइम कांस्टेंट। अभी क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन स्लाइड में, आरसी सर्किट था, यहाँ पे आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है L/R। ठीक है, ये हो गया 2/20, सॉरी 2/20, ये कितना है 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। ठीक है,
इसका आंसर हो गया 0.1 सेकेंड, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इंडक्टेंस ऑफ 0.6 हेनरी, रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम टू रीच अ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, कैपेसिटर के केस में जो मैंने बताया आपको ना, फुल चार्ज, यहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसके यहाँ पे आपको 5 टाउ कैलकुलेट करना है। 5 टाइम कांस्टेंट जब हो जाएगा तब इंडक्टर आरएल सर्किट जो है ये स्टेडी स्टेट पे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टाउ का क्या वैल्यू होगा, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर 0.6/30 दिया आ गया 6/300, 1/50, ये हुआ 0.02 सेकेंड। ठीक है, टाउ आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 0.02 दे रखा है, लेकिन ये गलत होगा ना, एग्जाम में हड़बड़ी में मार्क हो जाता है। बट एक क्वेश्चन में पूछा गया टू रीच अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो फॉर स्टेडी स्टेट वैल्यू 5 टाउ चाहिए। 5 इंटू 0.02, ये कितना होगा, ये आएगा 0.1, है ना, 5 दूनी 10, 2 पे बाद, हाँ 0.10 आएगा, 0.1, तो इसका ये आंसर आएगा 0.1। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। स्टेडी स्टेट 5 टाउ हुआ 0.1 सेकेंड, इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, आरएल सर्किट के केस में जैसे मैंने बताया वहाँ पे ना कि आपको 63.2% ऑफ इनिशियल सप्लाई वोल्टेज चाहिए, तो वो एक टाइम कॉन्स्टेंट होता है। आरसी सर्किट में, आरएल सर्किट में भी क्या है कि जो फाइनल वोल्टेज होगा उसका 63% पे अगर सर्किट पहुंच रहा है तो वो एक टाइम कांस्टेंट हुआ। ठीक है, जो बस कैपेसिटर केस में वोल्टेज का बात चल रहा है, यहाँ पे करंट की बात हो रही है। ठीक है, इंडक्टेंस में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। एल एल क्या लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट का न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बताएंगे, बाकी इंडक्टेंस का यही फॉर्मूला होता है। टाइम कॉन्स्टेंट मेरे को लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट, इफ द स्पीड नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल द टाइम कांस्टेंट वुड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक है, इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है उस पर अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं किए, तो ये क्वेश्चन कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई ए है ना, जो भी डिस्कस किए, और ये पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये इसका बेसिक फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इन मिली हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडक्टर इन पैरेलल विद द कैपेसिटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला, हाँ ठीक है, अगली बार डिस्कस कर लेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर ऑफ 5 फैरेड। ठीक है, कैपेसिटर का वैल्यू 5 फैरेड दे रखा है। क्वालिटी फैक्टर जो है वो 6 दे रखा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, मतलब ये ओमेगा नॉट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हर्ट्ज में रहता मतलब एफ है, एफ नॉट, बट रेडियन पर सेकेंड है मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या होता है, 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू 5, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में क्या आया, एफ बाई 2 पाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई रूट एल सी। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में यूज करना है। ये 5/2 पाई आ गया, 1/2 पाई रूट निकालना क्या क्वेश्चन में, इंडक्टर कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 फैरेड दे रखा है, ये हो गया 5, 2 पाई से 2 पाई कट गया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 25 इक्वल टू 1/5 एल। एल का क्या वैल्यू है, 1/25 × 5 125, 1/125 हमेशा याद होना चाहिए, 0.008। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत बार ये टर्म आता है, 0.008 हेनरी आया। ठीक है, इंडक्टेंस हेनरी में होता है, ये क्या होगा, ये होगा 8 हेनरी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ इंडक्टर इन मिली हेनरी, मतलब सॉरी 8 मिली हेनरी हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 8 मिली हेनरी यहाँ पे ऑप्शन है ना। ठीक है, 8 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंट एट 1 मेगाहर्ट्ज
हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो सीरीज आर सर्किट उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.1। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 से 1.11 हो गया। द सर्किट इम्पिडेंस विल बी रेजिस्टिव विल डिपेंड ऑन रिलेटिव वैल्यू ऑफ RLC, कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव। मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो सिंपल इम्पिडेंस का ग्राफ होता है वो बता देते हैं। होता क्या है कि जब पहले सिंपल समराइज लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, एक्सएल क्या होता है 2πfl, मतलब एक्सएल जो है वो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक्सएल का ये ग्राफ होता है। आप सिंपल आराम से समझेंगे सारा कुछ। एक्सएल इक्वल टू 2πfl फॉर्मूला है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी से। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो ग्राफ बढ़ता जाएगा, ये पहला चीज़। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/2πfl। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ 1/f, फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी नीचे है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। कोई भी चीज़ जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो XC और F। ठीक है, अब सीरीज RLC सर्किट में जो Z का फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा बहुत बार, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब Z का ग्राफ पुट करेंगे वैल्यू, है ना, इम्पिडेंस का जो वैल्यू पुट करेंगे, या फिर पहले X का वैल्यू पुट करते हैं, रेजिस्टेंस को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ XL माइनस XC का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सिर्फ मतलब अलग अलग बना के दिखाते हैं। ये XL है, ये बढ़ रहा है, और ये XC ऐसे घट रहा है। ठीक है, दोनों को जब मर्ज करके आप ग्राफ बनाएंगे तो ये, ठीक है, पहले तो दोनों एक साथ बना देते हैं ऐसे, और ये बना ऐसे। ठीक है, ये हो गया XC और ये हुआ XL। ये कंप्लीट X का ग्राफ हुआ, कंप्लीट जो हमारा रिएक्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी से। ये जहाँ पे कट कर रहा है ना, ये क्या है, XL इक्वल टू XC है, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है। इसका इस यहाँ पे पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC होता है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ा दिया है, राइट। हम इधर से इधर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐसे ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा ले लिए, वैल्यू ज़्यादा। इस पॉइंट पे ये क्या है, XL है, और ये क्या है, XC। यहाँ पे क्या हो गया, XL का वैल्यू XC से ज़्यादा है ना। इसको अगर इधर से ऐसे मर्ज करेंगे ऐसे, तो ये वैल्यू ग्राफ में ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ गया तो यहाँ पे क्या है, XL का वैल्यू XL का वैल्यू XC से ज़्यादा है ना। सेम पॉइंट पे सेम फ्रीक्वेंसी के लिए अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वैल्यू बढ़ गया तो ये जो सेम फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए आप देखिए XL का ग्राफ XC से ऊपर है, तो XL का वैल्यू XC से ज़्यादा है। मीन्स फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है। मीन्स सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, सर्किट इम्पिडेंस विल बी इंडक्टिव। ठीक है, आप समझ गए फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि बार बार ये डिटेल एक्सप्लेनेशन तो आप एग्जाम में सोचेंगे नहीं। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर F0 से ज़्यादा है या F रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो सर्किट जो है इंडक्टिव बिहेव करेगा, है ना, इंडक्टिव। सीरीज RLC सर्किट के केस में ये हमेशा से सच है। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं। और अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट ओवरऑल कैपेसिटिव बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इधर कम हो गया इस पॉइंट पे। अब ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट है एक ही लाइन पे, राइट, ऐसा सोचते हैं ऐसे। तो यहाँ पे XC का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है XL से, XC का वैल्यू XL से ज़्यादा है तो सर्किट कैपेसिटर के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो कैपेसिटिव, ज़्यादा हो गया तो इंडक्टिव। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ा दिया, 1.11 से ज़्यादा है, 1.1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो सर्किट इंडक्टिव। ठीक है, ये हमारा इंडक्टिव सर्किट हो गया। ओवरऑल जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है। यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओवरऑल जो इम्पिडेंस का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, मतलब सीरीज RLC सर्किट में ये हो गया इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, और ये वैल्यू कितने के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर, है ना।
इम्पिडेंस का वैल्यू आर के बराबर हुआ एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही हुआ इम्पिडेंस का फॉर्मूला। और करंट का डायरेक्ट ग्राफ जो उल्टा बनता है, करंट और फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जाएगा। ये जो पॉइंट है ये है एफ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है सीरीज में, इम्पिडेंस मिनिमम हुआ करंट मैक्सिमम, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनता है और ये करंट का बनता है। तो इस क्लास में भी इतना ही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, सर्किट इंडक्टिव हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्लास कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं, आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।